नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं लर्निंग विद राजेश यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम प्लस टू क्लास हिस्ट्री से लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, आपने जो इतिहास विषय है वो आपने अपनी रुचि के अनुसार तथा अपने जीके बैकग्राउंड को बढ़ाने के लिए लिया है, ताकि आप इस विषय में महारत हासिल कर पाएँ तथा उसके बाद अन्य सिविल सर्विस में जा सकें तथा अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर सकें। तो आपको इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए अर्थात अपने बैकग्राउंड जो जीके बैकग्राउंड को मजबूत करने के लिए इतिहास के +1 और 2 के टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ताकि आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें और अपनी जीके का बैकग्राउंड मजबूत कर सकें। तो चलिए हम एकेडमिक सेशन के लिए, चाहे तो आप इसे अपने कॉम्पिटिटिव के लिए भी तैयार कर सकते हैं, तो हम उसके लिए इतिहास विषय का पहला लेसन ईंटें, मन के तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, ये हमारे लेसन का नाम है, जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि +2 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा या फिर CBSE हो, उन द्वारा NCERT पाठ्यक्रम में इस लेसन को शामिल किया गया है। तो देखिए, हम सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। तो पृष्ठभूमि में सबसे पहले हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, यानी इससे प्राचीन कोई सभ्यता नहीं है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता है। अब आप कहेंगे सर, हमने समझ लिया कि प्राचीन सभ्यता है, तो फिर इसके बारे में और क्या तथ्य जुड़े हुए हैं, इसकी बैकग्राउंड से क्या तथ्य जुड़े हुए हैं। तो आगे हम जानेंगे कि सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अब आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज अर्थात हड़प्पा नाम क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज में अलेक्जेंडर कनिंघम, EM व्हीलर, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि किन लोगों का हड़प्पा सभ्यता के विकास में योगदान है। इस सभ्यता का प्रभाव भारतीय समाज पर आज भी विद्यमान है, क्योंकि उन्होंने जो कृषि में बदलाव किए, उन्होंने जो दूसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ाया, या धार्मिक जो उन्होंने स्वास्तिक या फिर लिंग पूजा या शैव धर्म को अपनाया, तो इस प्रकार के जो ये सभी उनका प्रभाव जो भारतीय समाज पर अभी भी देखा जा सकता है। और यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता की समकालीन सभ्यता मानी जाती है। मुझे विश्वास है कि अगर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए कि हड़प्पा सभ्यता की पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए, तो आप 5 पॉइंट आराम से लिख देंगे, 6 भी लिख देंगे। उसके बाद बात आती है इसके नामकरण की, कि इसका नामकरण अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि हड़प्पा सभ्यता को यह नाम इसलिए दिया गया कि जो सबसे पहले खोज हड़प्पा स्थल की हुई थी। अब इसके और भी नाम हैं, हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम भी है, इसलिए मैंने हेडिंग दिया है विभिन्न नाम। हड़प्पा सभ्यता को नाम इसलिए दिया गया है, सबसे पहले खोजा गया क्षेत्र हड़प्पा था। इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदीय क्षेत्र में फैली हुई ये सभ्यता थी, यानी सिंधु और उसकी अन्य सहायक नदियों के आसपास फैली होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया गया है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन क्यों? क्योंकि इस समय जो ज़्यादातर धातु का प्रयोग किया जाता था वो कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। मुझे विश्वास है कि दूसरा पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, कालक्रम के बारे में, कि आप कहेंगे सर आपने बता दिया
कि पहले ये सभ्यता की पृष्ठभूमि ये थी और इस सभ्यता का नामकरण कैसे है, कालक्रम कब हुई। प्राचीन तो हमें पता चल गया कि प्राचीन थी, तो क्या मानना है इतिहासकारों का, पुरातत्वविदों का कि ये किस काल में हुई। तो इसका प्रारंभिक चरण 3500 से 2600 ईसा पूर्व माना जाता है कि वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। विकसित चरण, अब विकसित चरण को ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बड़ा प्रेफर किया जाता है कि विकसित चरण कौन सा था। 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक इसका विकसित चरण था, जो कि एक सर्वमान्य काल भी माना जाता है। सर्वमान्य काल 2500 से 1750 तक माना जाता है, यानी इसी के आसपास के काल को इसका सर्वमान्य मतलब बहुत से इतिहासकार और पुरातत्वविदों ने माना है कि ये सभ्यता उस काल में बहुत विकसित अवस्था, चरम अवस्था में थी। और इसका उत्तरकालीन चरण कब था, 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व, यानी इस समय इसका पतन, डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया था। और उसके कारण भी हम जानेंगे कि इस सभ्यता के पतन के विभिन्न इतिहासकारों ने क्या क्या कारण माने हैं, वो हम अंत में पाठ के जानेंगे। अब कहेंगे सर हमें समझ आया कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसके विभिन्न नाम कौन कौन से थे, इसका कालक्रम के बारे में हमने जाना, तो फिर इस सभ्यता के शहर कौन कौन से थे। क्योंकि आपने पहले भी जाना होगा, मैं बता रहा हूँ कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। हमने कक्षा 6 इतिहास में पढ़ा था प्रारंभिक शहर, द अर्लीस्ट सिटीज़, और अर्लीस्ट सिटीज़ में भी हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न शहरों के बारे में जाना था। तो इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र यानी प्रमुख शहरों में सबसे पहले हड़प्पा की बात आती है। आपसे 5 मार्क्स के लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के मुख्य केंद्रों का वर्णन कीजिए। तो आप बताएंगे कि इसका सबसे पहला केंद्र हड़प्पा था, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित था, और दयाराम साहनी ने इसको विकसित किया था। ये हमने बिल्कुल पृष्ठभूमि में भी जाना था। और ये जो पहला नगर था जो कि आधुनिक नगर, आधुनिक ढंग से यानी मॉडर्न टाइप से डेवलप किया गया था, बनाया गया था। और यहाँ पर बहुत सी मोहरें, गोदाम, मूर्तियाँ आदि पाई गई हैं, जो कि बताती हैं कि उस समय की जो ये सभ्यता थी किस प्रकार की सभ्यता थी। उनके हिसाब से पुरातत्वविद इसकी जानकारी पता लगा पाए हैं। और इस हड़प्पा शहर के चारों ओर सुरक्षा के लिए विशाल दीवार बनाई गई थी, जैसा कि हमने बहुत से नगरों में और भी देखेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र हड़प्पा के बारे में जो जानकारी दी गई है वो समझ आ गई होगी। उसके बाद अगले केंद्रों के बारे में हम जानेंगे। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है सिंधी भाषा में, आप बताएंगे मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। याद करने के लिए ट्रिक आपको दे रहा हूं कि मोहन के यहाँ राख बहुत ज़्यादा होती थी, वो राख को बहुत ज़्यादा यूज करते थे। मोहनजोदड़ो को किसने खोजा? राखलदास ने। नदी कौन सी पर स्थित था? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था मोहनजोदड़ो। आजकल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में स्थित है, आप ये भी पॉइंट जोड़ सकते हैं इनमें। और वस्तुएं और भवन, जैसा कि हमारे सिलेबस में दिया गया है कि मोहनजोदड़ो को ज़्यादा कवर करना है। मोहनजोदड़ो के बारे में अभी हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि यहाँ पर अन्नगार, स्नानागार और बहुत सी मोहरें पाई गई हैं मोहरों के लिए, और पानी की यानी कुओं के साक्ष्य मिले हैं, जिसके बारे में अब थोड़ी देर बाद जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लोथल। अब लोथल जो है
वो गुजरात में पाया गया एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, जिसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। याद करने के लिए कि यदि आपको +2 क्लास में इतिहास में या फिर सभी विषयों में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप मेहनत के रंग में अपने आप को रंग लो। रंग मतलब रंगनाथ राव और लो मतलब लोथल। मुझे विश्वास है कि आपको याद हो जाएगा। और यह उस समय का बंदरगाह नगर था, अर्थात पोर्ट थी यहाँ पर, जहाँ से विदेशों के साथ, मेसोपोटामिया या मिस्र के साथ, विदेशों के साथ व्यापार किया जाता था। यहाँ पर मनके बनाने के उद्योग पाए गए हैं। प्रूफ बताते हैं कि यहाँ पर मनके बनाए जाते थे। और अभी हमने जिक्र किया कि मोहनजोदड़ो हो या हड़प्पा, उनके चारों ओर विशाल दीवारें बनाई जाती थी सुरक्षा के लिए, लेकिन लोथल ऐसा शहर पाया गया है जहां दुर्ग में दीवार नहीं थी। अब आप कहेंगे सर ये दुर्ग शब्द कहां से आ गया? अब हम उसके नगर नियोजन के बारे में अभी जस्ट जानेंगे कि दुर्ग, और देखो आपने कक्षा 6 में भी पढ़ा था, मैं बता ही देता हूं कि हर एक शहर को 2 भागों में मुख्यतः बांटा जाता था। एक हिस्सा होता था दुर्ग और दूसरे हिस्से को निचला नगर या निचला शहर कहा जाता था। दुर्ग संभवतः एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए या प्रशासनिक कार्यों के लिए बनाए जाते थे। तो यहाँ पर पाया गया जो दुर्ग है वो बताया जाता है कि उसमें दीवारें नहीं, यानी वो किला बंद नहीं था, आप ये कह सकते हैं। और धोलावीरा, धोलावीरा भी गुजरात में पाया गया हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। इसका विकास RS बिष्ट ने किया था और यहाँ पर जलाशयों के बड़े प्रमाण पाए गए हैं। जलाशय पाए गए कि लोग पानी इकट्ठा करने के लिए जलाशय बनाते थे वहाँ पर। और यह एकमात्र नगर था, अभी जैसे मैंने जस्ट आपको बताया कि सर आप बता रहे थे कि हर एक नगर को 2 भागों में बांटा जा सकता था, दुर्ग तथा निचला नगर। तो ये अपवाद के रूप में है कि धोलावीरा क्षेत्र में या स्थल पर 3 भागों में बटा हुआ था। ये जो बीचला नगर था उसे मध्यमा नगर कहा गया है। कौन सा नगर? मध्यमा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा था जो 3 भागों में बटा था? आप बताएंगे धोलावीरा था। नेक्स्ट बनावली। बनावली जो है वो उसकी खोज भी RS बिष्ट ने की थी और जो कि हरियाणा में है। हरियाणा के हिसार जिले में था, लेकिन हिसार से आपको पता है कि फतेहाबाद और सिरसा हिसार जिले से बनाए गए हैं। वर्तमान में बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। आपकी बुक में हिसार भी लिखा हुआ मिल सकता है। जैसा कि हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र नगर नियोजन के लिए जाने जाते थे, यानी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। घर बनाए जाना हो या नालियां हो, सड़कें हो, भवन हो, बहुत अच्छे से बनाए जाते थे। आर्किटेक्चर बहुत अच्छी थी वहाँ की उस समय की। तो उसके आर्किटेक्चर में हम जानेंगे कि जल निकासी व्यवस्था हर नगर में बहुत अच्छी होती थी, लेकिन बनावली नगर में जल निकासी व्यवस्था का अभाव पाया गया है। ये खुदाई के दौरान पाया गया है। मुझे विश्वास है कि ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में पाया गया घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा एक हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र है, जिसकी खोज बीबी लाल ने की थी। तो याद करने की ट्रिक, काली की या फिर बीबी लाल की बीबी कैसी है? काली है। बीबी लाल की बीबी कैसी है? काली है। कालीबंगा। और A.N. घोष ने, A.N. घोष का भी योगदान है इसको डेवलप करने में, विकसित करने में। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां, और यह क्षेत्र जूते हुए खेत के प्रमाण के लिए प्रसिद्ध है कि वहां पर जूता हुआ खेत मिला है। खुदाई के दौरान बताता है कि उस समय लोग कृषि करते थे और कृषि कार्यों के लिए वो लोग हल का प्रयोग भी करते थे। ये प्रमाण बताता है कालीबंगा से मिला हुआ जूता हुआ खेत।
मुझे विश्वास है कि ये आज जिनके बारे में, जिन स्थलों के बारे में आपने पढ़ा है, वो आपको अच्छे से समझ आ गए। नेक्स्ट, आज हम जानेंगे कि जो मोहनजोदड़ो है उसके बारे में विस्तार से पढ़ना हमारी जो सिलेबस में शामिल है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था, उसके बारे में विस्तार से लिखिए। तो आप बताएंगे कि यह सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र। इसके विकास में जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेंके का बहुत योगदान रहा है। ये पुरातत्वविद हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस शहर की नगर योजना, तो आप मोटे तौर पर सभी शहरों की नगर योजना का अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी जगह पर मुख्य तौर पर इस प्रकार की नगर योजना पाई जाती थी, लेकिन हम उनके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, नगर योजना के दौरान जो मोहनजोदड़ो है 2 भागों में बंटा हुआ था। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि एक हिस्सा दुर्ग कहलाता था और जबकि दूसरा हिस्सा निचला नगर कहलाता था। तो दुर्ग हो या निचला नगर हो, बनाने के लिए भवन बनाए जाते थे, यानी दुर्ग में भी भवन होते थे, चाहे वो ऑफिशियल वर्क के लिए हो, या निचले नगर में भी भवन होते थे, चाहे वो रिहायशी मकान हो वहाँ पर। तो कैसे भवन बनाए गए थे मोहनजोदड़ो में? पक्की ईंटों के साथ बनाए गए थे। खुला आंगन होता था, जो भवन बनाए जाते थे उसमें खुला आंगन और चारों तरफ कमरे होते थे। रसोई, स्नानागार यानी स्नानागार और शौचालय आदि की व्यवस्था अच्छे से होती थी। घरों में कुएं होते थे, संभवतः सभी घरों में कुएं होते थे। 700 कुओं का साक्ष्य मिला है अकेले मोहनजोदड़ो से। ये बताता है कि हर एक घर में संभवतः लगभग कुएं पाए जाते थे और अच्छी नालियों की व्यवस्था के साथ भवन बनाए जाते थे। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है, जो कि बहुत जाना माना भवन है, जिसे द ग्रेट बाथ कहा जाता है। यह स्नानागार पक्का स्नानागार बनाया गया था, यानी पक्की ईंटों से, नीचे फर्श भी पक्का और साइड में जो ईंटें थी वो भी पक्की हुई थी। और इसका आकार 39 गुना 23 फुट था और गहराई 8 फुट थी। आपको सिर्फ मोटा मोटा अंदाजा रखना है कि इसका आकार कैसा था। इसके उत्तर व दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनाई गई थी। आपको दिशाएं याद रखनी है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, कि इसमें सीढ़ियां बनाई गई थी ताकि नहाने के लिए इसके अंदर उतरा जा सके। चारों ओर बरामदे बनाए गए थे, यानी ग्रेट बाथ के चारों ओर बरामदे बनाए गए थे, जैसे धर्मशालाएं होती हैं। इतिहासकार मानते हैं कि शायद यह धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता हो, इसलिए चारों ओर बरामदे बनाए जाते थे। और जो 2 मंजिला उनके कमरे होते थे, बरामदों के साथ सटे हुए 2 मंजिला कमरे होते थे, जिनमें शायद धार्मिक स्नान करने के लिए आए हुए लोग ठहरते थे। स्नानागार के बारे में भी आपको पॉइंट आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अन्नागार। अन्नागार जो है वो सबसे प्रसिद्ध भवन है, बड़ा फेमस भवन है जो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अन्नागार ग्रेनरी, जिसका आकार 45 गुना 22 फुट बताया गया है, जिसमें 27 कमरे बताए गए हैं कि 27 कमरे बने हुए थे। यह एक राजकीय अन्नागार माना गया है कि जहां पर सर्विस देने के लिए, यानी नागरिकों के लिए अन्न इकट्ठा किया जाता था। और यह चबूतरों पर बनाया गया था ताकि बाढ़ वगैरह का पानी वगैरह इसके अंदर ना घुसे। चबूतरों पर बनाया गया था अन्नागार। सड़कों के बारे में, मोहनजोदड़ो की जो सड़कें होती थी चौड़ी होती थी, सभी जगह ही चौड़ी होती थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में अच्छी चौड़ी सड़कें होती थी, जिन्हें इतिहासकारों ने राजपथ नाम दिया है, रॉयल रोड नाम दिया है, कि शायद ये राजपथ थी। और जो कि सड़कें बनाई गई थी पक्की होती थी, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था होती थी,
मोहनजोदड़ो की सड़कों को। नालियां, जैसे अभी आपने पढ़ा कि हर एक घरों में नालियां होती थी, तो मोहनजोदड़ो में पूरे शहर में नालियों की व्यवस्था, हर घर में नालियों की व्यवस्था होती थी। पक्की ईंटों से ये बनाई जाती थी और नालियां ढकी हुई होती थी ताकि इसमें कूड़ा करकट कोई ना फेंक सके, इसलिए ढकी हुई व्यवस्था होती थी नालियों की। और साफ सफाई का विशेष प्रबंध किया जाता था। नालियों में एक मेन होल छोड़ा जाता था जिसे समय समय पर साफ सफाई की जा सके। आई होप कि आपको आज का कंटेंट अच्छे से समझ आया होगा और आप अपने इतिहास विषय की तैयारी इसके साथ अच्छे से कर पाएंगे। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, आपके अपने YouTube चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद।